पहले तो माननीय मुख्यमंत्री बोले, कहते कि इनका चेहरा जला हुआ है, फिलहाल इनका ट्रीटमेंट करवाइए, जब चेहरा ठीक हो जाएगा तब नौकरी की बात कीजिएगा। दुकानदारी पर भी हम क्यों बैठे जब हमारे पास इतनी सारी डिग्रियां हैं। या तो आप ये बोल दो कि भी बच्चों पढ़ो मत। समाज विकलांग जनों को नहीं अपनाती और हम जैसों को तो बहुत मुश्किल से। आपका सिर्फ चेहरा देखा जाएगा, आपका टैलेंट नहीं देखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। 23 दिसंबर 1995 एक ऐसा दिन जिस दिन डबवाली का अग्निकांड हुआ। उस दिन बहुत से लोगों को ऐसे जख्म मिले जो आज तक हरे हैं। कुछ पीड़ित ऐसे हैं जो बच तो गए लेकिन जिंदगी भर उन्हें ताउम्र उनके जख्मों ने दुख दिया है। कुछ सरकारी तंत्र की नाकामियां हैं, कुछ जीवन का एक ऐसा पल उनकी जिंदगी में आ गया जिस कारण आज भी ये घटना भुलाई नहीं भूलती। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं, काफी एजुकेटेड हैं, नौकरी के लिए वो सरकार से गाहे बगाहे अपनी अपील करते हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ सुमन है डबवाली से। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच कहूं। नमस्ते। बहन जी, क्या हुआ था उस दिन? आज उसकी 25वीं जो है बरसी यहाँ मनाई जा रही है उसी मेमोरियल पर। आप उसके चश्मदीद गवाह हैं, उस दुख को आपने भुगता है। मैं अपनी एक सहेली के साथ आई थी। मेरे चाचा जी के बच्चे पढ़ते थे डीएवी स्कूल में, तो हमें इनविटेशन कार्ड मिला हुआ था। जॉइंट फैमिली में थे हम, तो यहाँ पर आए हम। पंडाल पूरा भरा हुआ था और हमें सीट भी नहीं मिल रही थी। हम आगे आए, हम सीट पर बैठ गए और 10 मिनट के बाद तुरंत ही स्टेज से आवाज आई आग। तो हमने पीछे मुड़ के देखा, आग लगी हुई थी। वो आग इतनी तेजी से फैली कि भी 2 मिनट 47 सेकंड में सारा पंडाल जल भी गया और अपने आप बुझ भी गया था। जितनी देर में हम एक ये कह लो दुपट्टे को आग लगाते हैं, उसमें भी आग लगने में टाइम भी लगता है और बुझने में भी टाइम लगता है, पर इसमें कोई टाइम नहीं लगा। हालांकि दमकल की गाड़ियां आई, उन्होंने फुहार भी की, पर उस टाइम तक आग बुझ चुकी थी। बहन जी, आपके हाथ पे भी चोट है, आपके चेहरे पे भी स्कार्स हैं। उस त्रासदी ने जीवन भर का दर्द बहुत से लोगों को दिया है। जिंदगी में सबसे मुश्किल पल कौन सा रहा आपका? मैं कहूंगी कि भाई ये 25 के 25 साल ही मुश्किल भरे रहे हैं कि हर मोड़ पर एक नया संघर्ष था। समाज से भी लड़ना है, हमें अपने जख्मों से भी लड़ना है। हमने कोर्ट केस भी किया ताकि सरकार हमें कुछ मुआवजा दे, हमारा ट्रीटमेंट करवाए। सबसे पहले तो हमें ट्रीटमेंट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद हमें मुआवजा मिला। साथ के साथ स्टडी भी चल रही थी। समाज भी बहिष्कार ही कर रहा था, समाज विकलांग जनों को नहीं अपनाती और हम जैसों को तो बहुत मुश्किल से। पर मैं तो शुक्रिया करूंगी अब इस समाज का, पिछले 1 साल से उन्होंने जो हमारा साथ दिया है उसका मैं सच में धन्यवाद करूंगी। उस टाइम आपकी उम्र क्या थी जब हादसा हुआ? कौन सी क्लास में थे आप? मैं 9 साल की थी और मैं 5वीं क्लास में थी। अब आपकी स्टडी क्या है? आप कितना पढ़ लिख चुके हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, उसके बाद डीएड किया था। उसके बाद टेट वगैरह मेरे साथ के साथ क्लियर हो गए थे। आपने ये सारी चीजें जो हैं अपने जीवन में देखी हैं। नौकरी के लिए भी कोई जद्दोजहद करनी पड़ी कोई या नौकरी के लिए आसान रहा? कोई नौकरी मिली आपको अब तक? नहीं, मैं शुरू से ही भटक रही हूँ इसके लिए। पहले जिस टाइम मेरी ग्रेजुएशन हुई, बीएड हुई, 2008 में मेरी बीएड हो चुकी थी। उसके बाद से ही मैं हुड्डा सरकार थी, उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी। हुड्डा जी माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, उनके आगे भी मैंने बड़े चक्कर काटे। साथ के साथ और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन के आगे चक्कर काटे, पर कुछ नहीं बना। साथ के साथ मैंने टेट भी दिया कि भी मैंने बोला भी कि भी मेरी क्वालिफिकेशन है, अगर मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है तो मुझे जॉब मत दो। पर ये मेरी भीख नहीं है ना, ये मेरा हक है। राइट तो मिलना ही चाहिए ना बच्चे को। एक बच्चा इतना स्ट्रगल के बाद पढ़ता है, अगर मेरे जैसे बच्चे को नौकरी दी जाती तो ये सरकार के लिए अच्छा ही संदेश जाता कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों को भी हम जॉब देते हैं तो आप तो नॉर्मल हो।
आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी जॉब मिलेगी। आपको सरकारी आश्वासन मिले हैं, नौकरी नहीं मिली। हमने सुना है कि आपको नैना चौटाला ने गोद लिया था, विधायक थी वो, और क्या वहां से भी कोई आपको राहत नहीं मिली? क्योंकि चौटाला परिवार जो आज सत्ता में भागीदार है, जेजेपी पार्टी जो है का उप मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत चौटाला हैं, क्या उनकी ओर से भी कोई राहत नहीं मिली? देखिए 20वीं सालगिरह थी जब डब्बा अग्निकांड की, तब उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चली गई। उन्होंने दिल्ली के लिए बोला, कहते ट्रीटमेंट करवा देते हैं। ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली तो नहीं हुआ, तो उन्होंने सिरसा कहा कि स्वप्निल गर्ग हैं डॉक्टर सच्चा सौदा डेरा में, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया। हालांकि मैंने बोल दिया था मेरा ट्रीटमेंट फ्री है, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की है कि भी ट्रीटमेंट के लिए भी हमने काफ़ी जद्दोजहद की थी। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए वो वहाँ लेकर गए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास, उसी समय ले गए थे जैसे अडॉप्शन हुआ था। तो वो उन्होंने कहा कि बीएड किया है इसने और डीएड कर रही है इस टाइम। तो वो बोले, कहते कि पहले तो माननीय मुख्यमंत्री बोले, कहते कि इनका चेहरा जला हुआ है, फिलहाल इनका ट्रीटमेंट करवाइए, जब चेहरा ठीक हो जाएगा तब नौकरी की बात कीजिएगा। तो मैम ने कहा कि ट्रीटमेंट तो हम करवा ही रहे हैं, हो सके तो हम विदेश में भी लेके जाएंगे। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो बोले, कहते कि आपने बीएड किया फिर उसके बाद डीएड किया, ये कौन सा तुक बनता है कि भाई पोस्ट नीचे जा रही है। मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मैं बिल्कुल अवाक थी पहले डायलॉग से ही कि भाई पहले तो इसका फेस ठीक करवाइए, फिर उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। तो आपने प्राइवेट भी कोई नौकरी ट्राई की? क्या मुश्किल क्या आती रही है? क्या चेहरा देखकर ये नहीं देखा जा रहा कि टैलेंट है, काबिल हैं, काबिलियत पे आपका किसी ने कोई परीक्षा नहीं ली, सिर्फ चेहरा देख के नकार दिया? बिल्कुल, चेहरा ही आजकल सब कुछ है। एक बच्चे का चेहरा ही सब कुछ है कि भी आपको अगर प्रेजेंटेबल जॉब करनी हो या ऑफिशियली जॉब करनी हो, आपका सिर्फ चेहरा देखा जाएगा, आपका टैलेंट नहीं देखा जाएगा। तो ये बात आप अपने आप को कैसे समझाते हैं? क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ जी। आग लगी किसी कारणों से लगी, आपकी गलती नहीं है। आप पढ़े, आप काबिल बने तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार को वो चाहिए था कि वो जो है वो सरकार अपना भूमिका अदा करती। खैर, अब क्या मांगे आपकी? पहले दिग्विजय भैया ने बोला कि डीसी रेट पर जॉब मिल सकती है। पहले तो उन्हें यही नहीं पता था डीसी रेट पर जॉब मिल सकती है। फिर बाद में डीसी के पास मैं धक्के खाती रही। वो जॉब क्यों देंगे? जब तक आप लिखित में नहीं दोगे तब तक जॉब नहीं मिलेगी। ये बात सही है। आपको अब तक आश्वासन मिले, नौकरी नहीं? आश्वासन ही मिले, नौकरी नहीं। और मैं सच में बताती हूँ, मुझे इतना मानसिक उत्पीड़न मिल चुका है कि भाई मैं पिछले साल भी दुष्यंत चौटाला जी के पास गई थी, हिसार में थे वो, तब मैं गई थी। तब भी उन्होंने यही कहा, कहते कि आप हिसार में ही चाहे आप चले जाओ डीसी के पास, प्रियंका सोनी के पास, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। वही बात उन्होंने लिखित में नहीं दिया। आप एक बात बताइए, आज 25वीं बरसी और अभी अजय चौटाला और नैना चौटाला यहाँ से अपनी श्रद्धांजलि देके गए। मैंने उनसे पूछा कि जो बच्चे, कुछ लायक बच्चे हैं, उनको नौकरी जो है वो मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि पहले हमारी सरकार नहीं थी, आज हमारी सरकार है, और अगर ये बच्चे मेरे से मिलते हैं तो मैं इनको नौकरी के लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा और हम दिलवाएंगे। मुझे नहीं लगता, मैं साफ तौर से बोलती हूँ कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब इतना ज्यादा मानसिक उत्पीड़न हो चुका है मेरे साथ कि भी नौकरी की कोई बात भी करता है तो गुस्सा ही आता है कि भी सामने वाले बंदे को खड़ा ही नहीं दिख रहा तो पढ़ा क्या दिखेगा। मैं साथ में ही तो बैठी हूँ, मैं कहीं और तो नहीं गई। 5 सालों में मुझे तो नहीं लगता कि भाई। आप जैसे कितने और बच्चे हैं जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं? 4-5 बच्चे ही हैं। अच्छा, मुझे बताया गया 20-25 है। 4-5 बच्चे ज्यादा हैं, बाकी सबको मिल रही है, सबको अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। हम दुकान पे भी नहीं बैठ सकते ना, प्रॉब्लम तो यही है।
हम दुकानदारी पे बैठ जाए तो वो भी बात अलग है, हैं? और दुकानदारी पर भी हम क्यों बैठे जब हमारे पास इतनी सारी डिग्रियां हैं। या तो आप ये बोल दो कि वे बच्चों पढ़ो मत, हैं? वैसे तो कहते हैं कन्या को पढ़ो, हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आप ही देख लो, मैं भी बेटी हूँ, मैं कौन सा कोई लड़का हूँ। चलिए, अब त्रासदी केवल शरीर पर नहीं, मानसिक स्तर पर भी त्रासदी इन बच्चों ने झेली है। आज ये बेटी नौकरी के लिए दर दर भटक रही है, आश्वासन मिले हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली। उम्मीद करते हैं कि सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी और इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा, इन्हें नौकरी मिलेगी और समाज में इज्जत से रहने का जो अधिकार है इनका वो इन्हें मिलेगा, मुख्य धारा में ये वापस आ सकता है। आपने सच को अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।